Hello and a pretty lovely morning and from here in Chile and hope as always that each one of you are keeping absolutely fine, happy and you all are in fine spirits. तो बेटे स्टार्ट करेंगे आज का ये पर्टिकुलर सेशन AS19। हालांकि आप लोगों में से कुछ लोगों ने देखा होगा कि पहले हमने 10 o'clock का टाइम दिया था, लेकिन फिर अल्टीमेटली कुछ टेक्निकल फ्लॉज की वजह से हमें फिर इसको 11 बजे 11:15 का करना पड़ा। एनीवे AS19 अकाउंटिंग फॉर लीजेस ये हम स्टार्ट करेंगे। जहां तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सवाल है, ये 6th सेशन है। इससे पहले हमने 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS7, AS9, उसके अलावा AS12 भी हमने कवर करा है, AS11 और AS2। ये 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पहले 5 सेशन में। ये 6 सेशन है और AS19 बड़ा इंपॉर्टेंट अहम फॉर्मिडेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में थोड़ा सा आप लोगों को, जो यहाँ बैठे हुए हैं बच्चे, उनको भी और जो ऑनलाइन पर देख रहे हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि फटाफट अपने पेन, रजिस्टर्स वगैरह आप निकाल लें, क्योंकि आज के दिन आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा। सिर्फ मैं आपको समझा नहीं रहा, मुझे आपको लिखाना भी है। और हालांकि ये आपके नोट्स हैं और जैसा कि आपको मालूम है कि हम बहुत सारी केस स्टडीज लेते हैं, इसमें भी इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में भी हमने तकरीबन, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, कम से कम 23 या 23 से भी ज्यादा, हाँ 23 हमने केस स्टडीज इसमें रखी हुई है। मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो तो हमने कवर कर रही है, और पास्ट पेपर्स में इवन जो रिसेंट और लेटेस्ट से लेटेस्ट एग्जामिनेशन हुआ है, करेक्ट, उसमें भी जो क्वेश्चंस आए वो भी हमने इसमें कवर करके रखे हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लीजेस का ये पर्टिकुलर टॉपिक। तो थोड़ा सा आज के दिन हमें लिखना पड़ेगा, और यहां मैं देख रहा हूं क्लास में बच्चे अभी तक पहुंचे नहीं है पूरी तरीके से। 9-10 सीटें अभी भी खाली पड़ी हुई हैं। ये बच्चे जो हैं कुछ ऐसे हैं कि इनको कितना भी समझा दिया जाए लेकिन ये टाइम से कभी क्लास में नहीं पहुंचते। एनीवे, तो स्टार्ट करते हैं फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS19। ठीक है, तो AS19 का बेटे क्या मतलब है, इसमें हमें क्या करना है और किस तरीके के क्वेश्चन इसमें फेस हो सकते हैं, इन सब पे चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले तो मैंने लिखा यहां पर AS19। सबको मालूम है कि AS19 का जो ताल्लुक है वो लीजेस से है। अब लीजेस का बेसिकली मतलब क्या होता है, लीजेस में और नॉर्मल जो हम रेंटिंग वगैरह वर्ड यूज करते हैं उसमें थोड़ा सा फर्क होता है। लीजेस में क्या होता है, ओनर ऑफ द एसेट जो होगा अपना एसेट किसी दूसरे व्यक्ति को या दूसरे पर्सन को यूज करने के लिए देगा, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए देगा, लेकिन लंबे पीरियड के लिए देगा। लेट अस से 9 साल के लिए, 10 साल के लिए एक एसेट हमने दे दिया। मैं एसेट का ओनर हूं, मैंने ये एसेट यूज करने के लिए किसी दूसरे पर्सन को दे दिया। अब जो यूजर है उस एसेट को ऐसे यूज करेगा 10 साल तक, जो भी टाइम पीरियड है, जो भी टाइम पीरियड हम दोनों के बीच में एग्री हुआ है। लेट अस से मैंने कहा 10 साल तक के लिए मैंने एसेट दिया है, तो 10 साल तक यूजर एसेट को ऐसे यूज करेगा जैसे कि वो एसेट का खुद ओनर है। अब मैं इन 10 ईयर्स के टाइम पीरियड में एज ए ओनर में उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। इसलिए लीजेस जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर है, खासतौर से जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स वगैरह होते हैं या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वगैरह होते हैं, जो बड़े बड़े इनकॉर्पोरेशंस हैं या बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, अधिकतर वो स्पेस को रेंट पे लेने की बजाय लीजेस पे लेना पसंद करते हैं या प्रेफर करते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, लीजेस में एक सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि जितने टाइम पीरियड के लिए मैंने एसेट लिया है यूज करने के लिए, उस टाइम पीरियड में मैं एसेट को ऐसे यूज करूंगा जैसे कि मैं एसेट का खुद ओनर हूं। तो एक नॉर्मल रेंटिंग में और लीजेस में यह सबसे बड़ा फर्क होता है। इज इट क्लियर टू यू? यानी कि लीजेस के अंदर क्या होता है कि जो यूजर ऑफ द एसेट है वो एसेट को उस स्पेसिफाइड टाइम तक ऐसे यूज करेगा जैसे कि वो खुद ही एसेट का ओनर है। तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए मैंने यहां पर क्या करा, पहले हम इसका ओवरव्यू समझने की कोशिश करते हैं। आप भी अपने पेन, पेंसिल और रजिस्टर वगैरह निकाल लें और लिखना मेरे साथ साथ शुरू कर दें। तो मान लेते हैं कि मिस्टर ए नाम का कोई ओनर है, ही इज ओनर ऑफ एन एसेट। मिस्टर ए नाम का कोई व्यक्ति है, ही इज ओनर ऑफ एन एसेट, और मान लेते हैं उसका कोई प्लॉट ऑफ लैंड है और उसने अपना ये एसेट मिस्टर बी नाम के एक आदमी को दिया। एज पर एग्रीमेंट मिस्टर बी को जरूरत होगी उस प्लॉट ऑफ लैंड की, तो उसने मिस्टर ए से इस पर्टिकुलर एसेट को यूज करने के लिए ले लिया। मान लेते हैं कि एसेट को जो उसने लिया, एज पर द एग्रीमेंट मिस्टर बी जो है एसेट को 10 साल के लिए यूज करेगा। यानी कि हम इसमें यह कहेंगे कि मिस्टर बी ने इस एसेट को 10 ईयर्स के लिए ले लिया है। कितने टाइम के लिए ले लिया है? 10 ईयर्स के लिए ले लिया है। 10 ईयर्स के लिए ये एसेट मिस्टर बी ने लिया है।
हालांकि ये जो एसेट है, हम ये भी मान लेते हैं कि इस एसेट की जो पूरी लाइफ है, इकोनॉमिक लाइफ जो है, इस एसेट की जो लाइफ है वो 15 ईयर्स की है। यानी कि ये जो एसेट है इकोनॉमिकली बेनिफिशियली 15 साल तक यूज यानी कि हमें रिटर्न दे सकता है। इसकी इकोनॉमिक लाइफ 15 साल की है, लेकिन मिस्टर बी ने इस एसेट को मिस्टर ए से कितने साल के लिए लिया? 10 साल के लिए। तो सबसे पहले तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में जो ओनर है उसको हम क्या बोलेंगे? ओनर को तो हम बोलेंगे लेसर। क्या बोलेंगे? लेसर। LESSOR। ओनर को हम बोलेंगे लेसर। और जो यूजर है मिस्टर बी कौन है? मिस्टर बी यूजर है, यूजर ऑफ द एसेट। वो एसेट को यूज कर रहा है। और मिस्टर बी को हम क्या बोलेंगे इस पर्टिकुलर केस में? मिस्टर बी विल बी टर्म्ड एज लेसी। मिस्टर बी को कहा जाएगा लेसी। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? मिस्टर बी विल बी टर्म्ड एज लेसी। अब जैसा कि मैंने कहा, जो ओनर है जिसको कि हम लेसर भी कहते हैं, उसने लेसी को ये एसेट कितने टाइम पीरियड के लिए दिया है? जैसा कि शुरू में ही मैंने कहा 10 साल के लिए दिया है। इनके बीच में एग्रीमेंट ये है कि जो यूजर है, लेसी है, वो इस एसेट को यूज करेगा 10 साल तक। ये जो 10 ईयर्स का टाइम पीरियड है, इसको हम क्या कहेंगे? लीज पीरियड कहेंगे। इस पीरियड को क्या कहा जाता है? लीज पीरियड। लीज पीरियड। तो लीज पीरियड कितना है? 10 साल का है। और इस एसेट की जो पूरी लाइफ है, थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि ये जो एसेट है 15 साल तक यूज करा जा सकता है, लेकिन लेसी ने उसको केवल 10 साल के लिए लिया है। ये जो एसेट की पूरी लाइफ है, इसको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक लाइफ कहते हैं। इकोनॉमिक लाइफ। एसेट की जो बेनिफिशियल लाइफ है, यानी कि ये एसेट 15 साल तक रिटर्न दे सकता है, इसकी पूरी इकोनॉमिक लाइफ जो है वो 15 साल की है। वो एक अलग मैटर है कि एसेट मिस्टर बी ने 10 साल के लिए यूज करने के लिए लिया है। अब अगर मैं किसी एसेट का ओनर हूं और मैंने उस एसेट को किसी व्यक्ति को दिया है यूज करने के लिए, वो भी 10 साल तक, तो मैंने फ्री में तो दिया नहीं होगा। जाहिर है कि मिस्टर बी क्या करेगा? इस लीज पीरियड में वो हमें हर साल कुछ पेमेंट करेगा। जैसे हम नॉर्मली कोई घर वगैरह किराए पे लेते हैं, हर महीने हम उसका रेंट पे करते हैं, ऐसे ही लेसी जो है इस एसेट को 10 साल तक यूज कर रहा है। जनरली लीज एग्रीमेंट में जो लेसी पेमेंट करता है लेसर को, वो जनरली एनुअली करता है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि मंथली पेमेंट नहीं होती है, लेकिन जनरली जो पेमेंट होगी लेसी के द्वारा लेसर को, वो पेमेंट जो होंगी एनुअली होंगी। पहले तो तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि लेसी लेसर को जो पेमेंट देता है उसको हम कहते हैं सीरीज ऑफ पेमेंट। क्या कहते हैं? सीरीज ऑफ पेमेंट। तो लेसी जो है एसेट को यूज करने के बदले में हमें कुछ पेमेंट देगा। जो हमें पेमेंट देगा वो सीरीज ऑफ पेमेंट कहलाती है, और वो एनुअल या मंथली कुछ भी हो सकती है, लेकिन जनरली वो एनुअली होती है। अब ये जो सीरीज ऑफ पेमेंट लेसी हमें देगा, हमें मतलब ओनर को यानी कि लेसर को जो देगा, लेसर के एंगल से इन पेमेंट को लीज रेंटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लीज रेंटल। लीज रेंटल। उसने जो एसेट लीज पर दिया है उसके अगेंस्ट उसको रेंटल्स मिल रहे हैं। और लेसी के एंगल से, जो लेसी है जिसने इस एसेट को लिया है, जो पेमेंट कर रहा है, लेसी के एंगल से हम इसको बोलते हैं लीज पेमेंट। क्या बोलते हैं? लीज पेमेंट। लेसी के एंगल से ये लीज पेमेंट्स हैं। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? लेसी के एंगल से ये लीज पेमेंट है। यहां तक बात समझ में आ गई? इसका मतलब अब आपसे कोई पूछे कि लीजेस क्या होती हैं, तो जैसा कि मैंने कहा, लीज बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है। व्हाट इज लीज? इफ समबडी आस्क यू, लीज इज ए कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज लीज, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर ये होना चाहिए लीज या लीजेस। तो मैंने लिखा है लीज। लीज इज ए कॉन्ट्रैक्ट। अब लीज एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? वेयर बाय, इस कॉन्ट्रैक्ट में यह होता है कि ओनर ऑफ द एसेट, वेयर बाय ओनर ऑफ द एसेट, जो ओनर ऑफ द एसेट है, ओनर ऑफ द एसेट, ओनर ऑफ द जो एसेट है, जिसको कि मैंने कहा क्या कहते हैं? ओनर ऑफ द एसेट जो है, इसको हम क्या कहते हैं? लेसर कहते हैं। ओनर ऑफ द एसेट लेसर कहलाता है, लेसर। तो वेयर बाय ओनर ऑफ द एसेट अलाउज, owner of the asset allows the user, यूजर को मैंने कहा क्या कहते हैं? लेसी कहते हैं। LESSE। allows the user, हम
यूजर को अलाउ करते हैं इस एसेट को यूज करने के लिए, वेयर बाय ओनर ऑफ द एसेट अलाउज द यूजर टू यूज द एसेट, टू यूज द एसेट, टू यूज द एसेट फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हम लेसी को कहते हैं कि आप इस पर्टिकुलर एसेट को यूज कर सकते हैं फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, जिसको कि लीज पीरियड कहते हैं, स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। मैंने कहा स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम को हम क्या बोलेंगे, लीज पीरियड बोलेंगे। और हम ऐसा क्यों करते हैं, एज ए ओनर मैं एक एसेट दे रहा हूं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए यूज करने के लिए लेसी को, लेकिन क्या मैं फ्री में दूंगा, नहीं दूंगा, अगेंस्ट सम कंसिडरेशन, अगेंस्ट सम कंसिडरेशन। और जो कंसिडरेशन है, जैसा कि मैंने कहा, लेसी जो हमें पेमेंट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, लीज रेंटल्स या लीज पेमेंट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है लीज। तो लीज क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टीज के बीच में, जिसमें कि एक पार्टी जो कि ओनर है अपने एसेट को अलाउ करने, यूज करने के लिए अलाउ करती है यूजर को फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, जिसको लीज पीरियड कहते हैं, लेकिन इसके बदले में ओनर को कुछ सीरीज ऑफ पेमेंट मिलती है, कुछ कंसिडरेशन मिलता है। यहां तक तुम्हें बातें समझ में आनी चाहिए। यानी कि इस छोटे से जो मैंने अभी डिस्कशन करा है, इस छोटे से पॉइंट में मैंने अभी आपको यही बताया कि बेसिकली लेसर क्या होता है, लेसी क्या होती है, लीज पीरियड क्या होता है, इकोनॉमिक लाइफ क्या होती है, लीज पीरियड क्या होता है, सीरीज ऑफ पेमेंट यानी कि लीज रेंटल्स क्या होते हैं और लीज पेमेंट क्या होती हैं। ये चीजें देखने के बाद अब हमें, जहां तक इस स्टैंडर्ड का सवाल है, अब तुम्हें आगे क्या मालूम होना चाहिए, अब तुम्हें आगे मालूम होना चाहिए टाइप्स ऑफ लीजेस या क्लासिफिकेशन ऑफ लीजेस भी हम इसको कहते हैं, टाइप्स ऑफ लीजेस। अब जहां तक लीजेस का सवाल है, लीजेस को बेसिकली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं या दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। जितनी भी लीजेस होती हैं या तो वो फाइनेंस लीज होंगी या वो ऑपरेटिंग लीज होंगी। क्या होंगी, या तो वो फाइनेंस लीज होंगी या वो ऑपरेटिंग लीज होंगी। फाइनेंस लीज, फाइनेंस लीज, जितनी भी लीजेस होती हैं या तो वो फाइनेंस लीज होती हैं या वो ऑपरेटिंग लीज होती हैं। ऑपरेटिंग लीज, करेक्ट, ऑपरेटिंग लीज। अब पहले हम देखने की कोशिश करते हैं कि फाइनेंस लीज क्या होती है। 2.1 यानी कि टॉपिक 2 के अंदर सब पॉइंट है और पहले हम फाइनेंस लीज को देखने की कोशिश करेंगे। फाइनेंस लीज क्या होती है, फाइनेंस लीज। अब मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक फाइनेंस लीज की लिखूंगा। इनमें से अगर एक भी कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाई हो जाए, ध्यान रखें कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक अगर सेटिस्फाई हो जाए तो तब वो फाइनेंस लीज मानी जाती है। इज इट क्लियर टू यू? फाइनेंस लीज के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पहली कैरेक्टरिस्टिक तो इसके अंदर ये है, ए, all the associated risk and rewards are transferred. All the associated risk and rewards are transferred. जितने भी associated risk हैं and rewards हैं वो ट्रांसफर होते हैं। Associated risk and rewards are transferred. अब बहुत से बच्चे क्या होता है कि इस सेंटेंस को पढ़ते तो हैं लेकिन उनको इसका मतलब समझ में नहीं आता है। इसका क्या मतलब है, देखो मान लेते हैं कि मेरे पास बहुत बड़ी स्पेस है, मैं इस स्पेस का ओनर हूं और मान लेते हैं मैंने ये स्पेस मिस्टर बी नाम के एक आदमी को दे दी फॉर ए लीज पीरियड ऑफ 10 ईयर्स के लिए मैंने मिस्टर बी को दे दी। अब मिस्टर बी जो है वो, इस मिस्टर बी को ये लगता है कि ये जो प्लॉट ऑफ लैंड है इसको अगर वो कुछ इसमें माइनिंग करेगा या इसको कुछ प्लाविंग करेगा तो उसको लगता है कि मिस्टर बी को ऐसा कुछ लगता होगा कि इससे वो कुछ एक्सट्रैक्ट कर सकता है। खैर किसी भी कारण से मिस्टर बी ने मुझसे ये प्लॉट ऑफ लैंड ले लिया फॉर 10 ईयर्स पीरियड ऑफ टाइम। अब क्या हुआ, जब मैंने ये प्लॉट ऑफ लैंड मिस्टर बी को दिया, अब मिस्टर बी ने उसमें प्लाविंग स्टार्ट करी, खोदना शुरू करा, खुदाई शुरू करी और उसको बहुत सारा सोना या गोल्ड नजर आ गया। ये उसका रिवार्ड हो गया। रिवार्ड तो हो गया और इस रिवार्ड पे अब मेरा कोई हक नहीं है, ओनर का कोई हक नहीं है, क्योंकि जब मैंने ये एसेट उसको दिया तो मैंने कहा भाई सारे रिस्क भी तुम्हारे, सारे रिवार्ड भी तुम्हारे।
इसका मतलब क्या हो गया कि जो रिवार्ड उसको मिला उस पर मेरा कोई हक नहीं है। लेकिन अगर कोई रिस्क होता, रिस्क किस तरह से हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल बी ने मुझसे ये प्लॉट ऑफ लैंड ये सोच के लिया था कि इससे वो कोल एक्सट्रैक्ट करेगा या गोल्ड एक्सट्रैक्ट करेगा या कुछ और मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करेगा, लेकिन लेट अस से पहले साल में दूसरे साल में उसका आउटपुट जीरो रहा, तो ये उसका रिस्क है, लेकिन ये उसका लॉस जो है इसके लिए जिम्मेदार मैं नहीं हूं। तो जब हम कहते हैं ऑल द रिस्क एंड रिवार्ड्स आर ट्रांसफर्ड, इसका मतलब अब आपकी समझ में आ जाना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया? तो एक तो कैरेक्टरिस्टिक फाइनेंस लीज की ये है कि इसमें जब हम एसेट ट्रांसफर करते हैं तो सारे उससे रिलेटेड रिस्क और रिवार्ड्स हम ट्रांसफर कर देते हैं, वो लेसी के ही होंगे। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या है? दूसरी कैरेक्टरिस्टिक बी, कैरेक्टरिस्टिक बी। अब कैरेक्टरिस्टिक बी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक बी के अंदर मैंने लिखा लीज पीरियड, लीज पीरियड इज मोर देन, लीज पीरियड इज मोर देन 50% of economic life of the asset, economic life of the asset, economic life of the asset। यानी कि जो लीज पीरियड है वो, जिसको हम स्टैंडर्ड की लैंग्वेज में कहेंगे कि लीज पीरियड कवर्स मेजॉरिटी पीरियड ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ। इसका भी क्या मतलब है? जैसे कि इसी केस में आपने क्या देखा, इकोनॉमिक लाइफ कितनी थी? इस पर्टिकुलर केस में जो मैंने अभी आपको लिखाया, मैंने इसमें लिखाया है कि इकोनॉमिक लाइफ जो है वो 15 ईयर्स की है। इकोनॉमिक लाइफ 15 ईयर्स की है। अगर मैं इकोनॉमिक लाइफ का 50% कवर करता हूं, 50% अगर मैं कंप्यूट करूं, 50% ऑफ इकोनॉमिक लाइफ का अगर मैं 15% कवर करूं तो वो कितना आ जाएगा? 7.5 ईयर्स आ जाएगा। और लीज पीरियड कितना है? लीज पीरियड कितना है? लीज पीरियड सर 10 ईयर्स का है। इसका मतलब लीज पीरियड जो है वो मोर देन 50% ऑफ इकोनॉमिक लाइफ है। जब लीज पीरियड मोर देन 50% ऑफ इकोनॉमिक लाइफ होता है तो हम कहते हैं कि लीज पीरियड मेजॉरिटी पीरियड को कवर कर रहा है, और अगर ऐसा होता है तो ये फाइनेंस लीज मानी जाती है। कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाई हो जाए तो लीज जो है फाइनेंस लीज मानी जाती है। फाइनेंस लीज के अंदर जो सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है वो है ये सी, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू of minimum lease payment, present value of minimum, present value of minimum lease payment। present value of minimum lease payment का क्या मतलब है ये मैं अभी खुद ही बताऊंगा, ये बहुत बड़ा वर्ड है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। तो ये मिनिमम लीज पेमेंट के लिए आगे से हम शॉर्ट फॉर्म में MLP लिख देंगे। इज इट क्लियर टू यू? तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट covers wholly or substantially, wholly or substantially fair value ब्रैकेट में मैंने लिखा कॉस्ट ऑफ द एसेट, कॉस्ट ऑफ द एसेट। ये कॉस्ट ऑफ द एसेट से मेरा मतलब क्या है ये मैं अभी खुद ही बताऊंगा, कॉस्ट ऑफ द एसेट। लेकिन एक चीज याद रखना है, इस पूरे स्टैंडर्ड में फेयर वैल्यू का मतलब कॉस्ट ऑफ द एसेट से ही होगा। इज इट क्लियर टू यू? फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट, ऑफ द एसेट एट इंसेप्शन, एट द इंसेप्शन, INCEPTION, इंसेप्शन। इस लाइन का मतलब समझना जरूरी है, सेंटेंस का मतलब समझना जरूरी है। इस सेंटेंस को समझाने के लिए मुझे तुम्हें कुछ इस तरीके से समझाना पड़ेगा। मान लेते हैं जो अभी मैंने ये एग्जाम्पल दिया, मैंने अभी आपके सामने एग्जाम्पल क्या दिया कि जो लेसर है उसने ये एसेट लेसी को 10 साल के लिए दिया है। यही एग्जाम्पल लिया था हमने, इजंट इट और नॉट? जो ओनर है, लेसर है, उसने ये एसेट लेसी को दिया और 10 साल के लिए दिया। कितने ईयर्स के लिए दिया? 10 ईयर्स के लिए दिया। 10 ईयर्स क्या है? लीज पीरियड है। मान लेते हैं
कि लेसर और लेसी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट ईयर की बिगनिंग में हुआ, यानी कि फर्स्ट ईयर की बिगनिंग में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ और इस दिन हमने अपना ये एसेट लेसी को दे दिया। जिस दिन हमने एसेट लेसी को दिया बिगनिंग में, उस बिगनिंग की डेट को इंसेप्शन डेट कहते। क्या कहते हैं? इंसेप्शन डेट कहते। जिस दिन हमने लेसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा और एसेट हमने लेसी को दिया, उसको हम कहते हैं इंसेप्शन। इंसेप्शन का मतलब ही होता है शुरुआत, इंसेप्शन डेट। तो इंसेप्शन डेट को मैंने एसेट दिया। अब हम ये मान करके चल लेते हैं कि ये जो एसेट है इसकी फेयर वैल्यू या कॉस्ट, कुछ भी कह लो आप, फेयर वैल्यू और कॉस्ट। मैंने कहा इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में हम फेयर वैल्यू और कॉस्ट को सिनोनिमसली यूज करेंगे। कॉस्ट ऑफ द एसेट सिंप्लिसिटी के लिए मैंने माना 100 लाख रुपए की है, 100 लाख की जो है वो कॉस्ट ऑफ द एसेट है। और हम ये भी मान लेते हैं कि लेसी हमें हर साल कुछ पेमेंट देगा, एनुअल पेमेंट। एनुअल पेमेंट जो हम लेसी से रिसीव करेंगे या लेसी जो हमें एनुअली अमाउंट पे करेगा, मान लेते हैं कि 12 लाख पे करेगा। कितने पे करेगा? 12 लाख पे करेगा। हर साल लेसी हमें 12 लाख रुपीस पे करेगा। इज इट क्लियर टू यू? जनरली जब लेसर और लेसी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है लीज को लेकर के, तो उनके बीच में एक रेट भी तय होता है जिसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न। क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न। ये इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न का क्या मतलब है? इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न, इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न। पहले तो इम्प्लिसिट का यहां मतलब क्या है कि आपस में सलाह मशवरा कर करके जो रेट तय हुआ है। और इस रेट का भी क्या मतलब है? इस रेट का मतलब है कि मार्केट में अगर हम 100 रुपए डालते हैं तो 10 रुपीज का हमें और 1 साल तक हम उसे रखते हैं तो 1 साल में 10 रुपए का इंटरेस्ट हमें मिलता है। इस रेट का क्या यूज होगा वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन आप पहले यहां पर देखें। अच्छा जी, इस पॉइंट को देखने के बाद अब मैं जो आपको पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मुझे बेसिकली आपको थर्ड पॉइंट बताना है। थर्ड पॉइंट यानी कि ये जो सेंटेंस मैंने लिखाया, इसमें मेरे को 2-3 चीजें आपको बतानी है, तो वो बताने के लिए मैंने क्या करा, ध्यान से सुने। अब मान क्या लेते हैं, मैंने लिखा ही हुआ है कि हमने 10 साल के लिए ये एसेट लेसी को दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 साल तक हमने ये एसेट लेसी को दिया हुआ है, करेक्ट। अब जैसा कि मैंने कहा कि लेसी हमें कुछ पेमेंट करेगा, लीज पेमेंट। क्या करेगा? लीज पेमेंट। ये जो लीज पेमेंट होती हैं इन्हीं को मिनिमम लीज पेमेंट कहा जाता है। जो अभी मैंने वर्ड लिखाया था इसी को हम मिनिमम लीज पेमेंट भी कहते हैं। लेसी जो है हमें लीज पेमेंट करेगा। एग्रीमेंट के मुताबिक मैंने यहां लिखा है कि लेसी हमें हर साल 12 लाख रुपए पे करेगा। इज इट क्लियर टू यू? यानी कि 10 साल के लिए उसने एसेट लिया है तो हर साल वो मुझे कितना पे करेगा? 12 लाख 12 लाख 12 लाख पे करेगा। इसका मतलब इस पूरे 10 इयर्स के पीरियड में लेसी हमें टोटल कितना अमाउंट पे करेगा? टोटल हमें 120 लाख रुपीस वो पे करेगा। इसमें तो किसी तरीके का डाउट नहीं है। उसने एसेट आज फर्स्ट ईयर की बिगनिंग में लिया है, लेकिन हर साल ईयर के एंड में 12-12 लाख वो हमें पे करेगा और टोटल अमाउंट 10 इयर्स के पीरियड में 120 लाख पे करेगा, जिसको मैं बिजनेस की लैंग्वेज में बोल सकता हूं कि एब्सोल्यूट पेमेंट, एब्सोल्यूट टर्म्स में वो मुझे 120 लाख पे करेगा। लेकिन आपको भी ये मालूम है आप पे करने वाले हैं, आप मुझे 150 लाख पे करेंगे, लेकिन जिस दिन आपने एसेट लिया उसी दिन तो आपने पेमेंट नहीं करी। टोटल 100 लाख का एसेट तो आपने ले लिया, लेकिन आप पेमेंट 120 लाख की मुझे करेंगे 10 साल तक यूज करने के लिए। लेकिन जो 120 लाख की आपकी पेमेंट होगी वो 10 साल में होगी। तो मैंने यहां पर क्या लिखा? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स। और जो वो इम्प्लिसिट रेट था उसी के हिसाब से मैंने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% के हिसाब से कंप्यूट करे। इज इट क्लियर टू यू? अब 10% फैक्टर के हिसाब से जैसे 0.909, देखो ये 0.909 का क्या मतलब है कि आज मेरे पास 1 रुपया है
आज मेरे पास 1 रुपया है तो 1 साल के बाद उस 1 रुपए की वैल्यू 9 पैसे के करीब रहेगी। इज इट क्लियर टू यू? इसी तरीके से फिर 0.825 मैंने लिखा। इस 0.825 का मतलब है कि मेरे पास आज जो 1 रुपया है 2 साल के बाद उसकी वैल्यू केवल 0.825 की है। इसी तरह से 0.751 मैंने लिखा। इसी तरह से मैंने 0.683 लिखा। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स, ये तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी बाद में पढ़ोगे। 0.621, इसका मतलब जो मेरे पास 1 रुपया है 5वें साल के बाद उसकी वैल्यू घट करके सिर्फ इतनी रह जाएगी। हमें मालूम है विद द पैसेज ऑफ द टाइम वैल्यू ऑफ मनी डिक्लाइंस, ये सभी लोगों को मालूम है। इसी तरीके से 0.64, इसी तरह से 0.513, इसी तरीके से 0.467। देखो मुझे तो मोस्टली याद है ये डिस्काउंट फैक्टर्स, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जस्ट मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं कुछ कॉन्सेप्ट्स। अब ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का क्या यूज है? इसका यूज ये है कि जो मैं 120 लाख 10 इयर्स के पीरियड में पे करूंगा, मैं ये देखना चाहता हूं। देखो जैसे कि मैं कह सकता हूं आज मेरे हाथ में 1 रुपया है, 10 साल के बाद इसकी वैल्यू 0.386 है, केवल 0.386 है। इस 1 रुपए की वैल्यू, अगर मेरे हाथ में आज 1 रुपया है तो 10 साल के बाद उसकी वैल्यू केवल 3 पैसे के बराबर है, या 4 पैसे मान लो, 0.386। इज इट क्लियर टू यू? अब मुझे मालूम है कि मैं 10 साल में टोटल 120 लाख पे करूंगा। मैं ये देखना चाहता हूं कि 10 साल में जो मैं पे करूंगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। यानी जैसे कि मैंने इस फैक्टर के सहारे ये देख लिया कि आज के दिन मेरे पास 1 रुपया है, तो 10 साल के बाद मैं किसी को 1 रुपया पे करूंगा तो दरअसल मैं 1 रुपया पे नहीं कर रहा हूं, मैं उसको हकीकत में 0.386 पे कर रहा हूं। इसका यह मतलब हो गया। इसी तरीके से इन प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के सहारे हम ये देखने की कोशिश करते हैं जो हम 120 लाख एब्सोल्यूट टर्म्स में पे करेंगे, हकीकत में हम उसकी कितनी पेमेंट करेंगे। तो उसी को कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अब हर साल जो आप ये पेमेंट कर रहे हैं उसको आप इससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। मैंने मल्टीप्लाई करा नहीं, मैं वैसे ही बता रहा हूं। 12 लाख इंटू दिस एंड दिस, हर साल की एनुअल पेमेंट को रिस्पेक्टिव फैक्टर से आप मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो आ जाएगा उसका आप टोटल कर देंगे। ये टोटल मैंने इमेजिनरीली करा है, मैंने इमेजिनरी फिगर लिखी है 95 लाख, ये नहीं कि मैंने करा है, जस्ट समझाने के लिए। मान लेते हैं ये 95, मुझे क्या पता लग गया, जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास आज 1 रुपया और 10 साल के बाद मैं किसी को 1 रुपया वापस लौटाऊं, तो हकीकत में मैं 1 रुपया नहीं लौटा रहा, मैं एब्सोल्यूट टर्म्स में 1 रुपया लौटा रहा हूं, लेकिन हकीकत में 1 रुपए की वैल्यू तो केवल 3 पैसे के बराबर है। इसी तरीके से मैं 120 लाख जो तुम्हें पे करूंगा 10 साल में, एब्सोल्यूट टर्म्स में पे तो मैं 120 लाख करूंगा, लेकिन हकीकत में मैं आपको कितना पे कर रहा हूं? 95 लाख पे कर रहा हूं। इसको कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू, नंबर 1। अब मैंने तुम्हें सेंटेंस में क्या लिखा है, जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक में मैंने तुम्हें यह लिखाया है कि जो प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट कितनी है? 95 लाख की है, 95 लाख की है। जबकि कॉस्ट ऑफ द एसेट एट इंसेप्शन, कॉस्ट या फेयर वैल्यू, कॉस्ट या फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एट इंसेप्शन कितना है? कॉस्ट या फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एट इंसेप्शन, इंसेप्शन का मतलब शुरुआत में, कितना है? 100 लाख से। एसेट की कॉस्ट या फेयर वैल्यू 100 लाख की है, और तुम्हारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट कितनी है? 95 लाख है। मैंने सेंटेंस में लिखाया है कि जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट है, अगर ये फेयर वैल्यू को होल्डली यानी कि पूरा कवर कर ले या सब्सटेंशियली कवर कर ले, तो ये 95 लाख तकरीबन 100 लाख के बराबर ही है, करेक्ट। वैसे अगर आपकी प्रेजेंट वैल्यू 90% पोर्शन भी कवर कर लेती है, 90% और अबव, देखो होली का मतलब तो है 100% कवरेज, यानी कि अगर मेरी प्रेजेंट वैल्यू 100 लाख की आती तो मैं कहता कि हमने होली इस अमाउंट को कवर कर लिया, होली कंप्लीटली। सब्सटेंशियली का मतलब है कि अगर मैं इसमें परसेंटेज देखूं 95, तो ये 95% आ जाएगी, 95/100। इसका मतलब मैं 95% पोर्शन कवर कर रहा हूं कॉस्ट का। तो
अगर 90% या उससे ज्यादा की परसेंटेज होती है तो हम कहते हैं सब्सटेंशियली हम कवर कर रहे हैं। तो उस सेंटेंस का मतलब क्या है कि जो प्रेजेंट वैल्यू है मिनिमम लीज पेमेंट की, अगर वो कवर कर लेती है फुल इन फुल कॉस्ट को या सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ कॉस्ट को, तो इसका मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाई हो जाएगी। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तीन कैरेक्टरिस्टिक अभी मैंने तुम्हें लिखाई। एक तो कि रिस्क एंड रिवार्ड सारे ट्रांसफर होने चाहिए। उसके अलावा मैंने तुम्हें क्या लिखाया कि जो लीज पीरियड है वो 50% ऑफ इकोनॉमिक लाइफ से ज्यादा होना चाहिए। और तीसरा मैंने लिखा है जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट है that must cover 100% or substantial amount of fair value या cost of the asset. Is it clear to you? उसके अलावा एक चौथी कैरेक्टरिस्टिक भी है, तो चौथी कैरेक्टरिस्टिक भी मैं तुम्हें लिखा दूं। चौथी कैरेक्टरिस्टिक, अब चौथी कैरेक्टरिस्टिक मैंने तुम्हें लिखाई, तो चौथी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फाइनेंस लीज की एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि लेसी के पास एक राइट होता है कि लीज पीरियड के खत्म होने के बाद या तो वो एसेट को खरीद ले या लीज को आगे बढ़ा ले, रेन्यू कर ले। तो लेसी हैज राइट, लेसी के पास एक राइट है, लेसी हैज राइट टू परचेज और रेन्यू, परचेज और रेन्यू द लीज टर्म एट द एंड ऑफ लीज पीरियड। तो जब लीज पीरियड खत्म हो जाएगा तो लेसी के पास एक राइट है, वो ये कि या तो वो इस एसेट को खरीद सकता है या वो लेसर से रिक्वेस्ट कर सकता है कि मेरा लीज टर्म जो है आप आगे बढ़ा दें। इज इट क्लियर टू यू? तो इन चारों कैरेक्टरिस्टिक में से अगर कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाई हो जाती है तो हम कहते हैं कि ये फाइनेंस लीज है। कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये नहीं कि सारी कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाई होनी चाहिए। उसके अलावा फिर है 2.2 ऑपरेटिंग लीज। अभी मैंने बताया कि फाइनेंस लीज के बारे में। अब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग लीज को कैसे डिफाइन करता है? जो दूसरी क्लासिफिकेशन है वो होती है ऑपरेटिंग लीज। स्टैंडर्ड तो ऑपरेटिंग लीज के बारे में बड़ा सिंपल है। स्टैंडर्ड कहता है ऑपरेटिंग लीज वो लीज होती हैं जो फाइनेंस लीज नहीं होती, यानी कि ऑल लीजेस अदर देन फाइनेंस लीजेस, ऑल लीजेस अदर देन फाइनेंस लीजेस को छोड़ करके जितनी भी लीज होती हैं, ऑल लीजेस अदर देन फाइनेंस लीजेस आर ऑपरेटिंग लीजेस, वो ऑपरेटिंग लीज होती हैं। इसका मतलब ऑपरेटिंग लीज कौन सी लीज हो जाएगी? वो लीज होगी जिसमें रिस्क एंड रिवार्ड्स ट्रांसफर नहीं होंगे, या जिसमें लीज पीरियड जो होगा वो 50% ऑफ इकोनॉमिक लाइफ से कम होगा, इजंट इट और नॉट? या फिर जिसमें क्या बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट कवर नहीं करेगी कॉस्ट ऑफ द एसेट को या फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट को, वो ऑपरेटिंग लीज कहलाएगी। तो सबसे पहले तो अब आपको यह पता लग गया कि फाइनेंस लीज कौन सी होती हैं और ऑपरेटिंग लीज कौन सी होती हैं। फिर हम आते हैं थर्ड टॉपिक पे। थर्ड टॉपिक जो है उसको हम बोलेंगे अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स। अब ये अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स। अब अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स का टॉपिक हमने कवर करा। अब अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स जब हम कवर करेंगे तो जाहिर है कि अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स जो होंगे वो फाइनेंस लीजेस में भी देखना पड़ेगा और ऑपरेटिंग लीजेस में भी हमें देखना पड़ेगा। तो पहले हम जरा इसमें फाइनेंस लीज के बारे में पढ़े। फाइनेंस लीज यानी कि अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स अंडर फाइनेंस लीज। पहले हम फाइनेंस लीज के अंदर अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स को देखेंगे। अगर फाइनेंस लीज है तो उसकी अकाउंटिंग लेसर कैसे करेगा और लेसी कैसे करेगा, हमें यह देखना होगा। तो अकाउंटिंग एस्पेक्ट के अंदर भी पहले हम ए देख रहे हैं, ए फाइनेंस लीज देख रहे हैं। अब फाइनेंस लीज के अंदर भी हम पहले ये देखेंगे अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स इन द बुक्स ऑफ लेसी, यानी कि फाइनेंस लीज की अकाउंटिंग लेसी कैसे करेगा। तो अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स इन द बुक्स ऑफ यानी कि इसके अंदर भी हमने पहले ये देखा अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स इन द बुक्स ऑफ लेसी। लेसी की बुक्स में
किस तरीके से अकाउंटिंग करी जाएगी फॉर फाइनेंस लीजेस। अब यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको समझना होगा। स्टैंडर्ड क्या कहता है कि लेसी अपनी बुक्स में किस तरीके से अकाउंटिंग करेगा, पहले आप समझ लें फिर मैं आपको लिखाऊंगा। स्टैंडर्ड ये कहता है, अब लेसी है, अब इसी केस को हम आगे ले जा रहे हैं। 10 साल के लिए मैंने एसेट आपसे ले लिया, अब मैं लेसी हूं, मैं इसकी अकाउंटिंग कैसे करूंगा, ध्यान से सुने। स्टैंडर्ड कहता है कि लेसी अपनी बुक्स में उसने जो एसेट फाइनेंस लीज पर लिया है, जो एसेट हमने फाइनेंस लीज पर लिया है, उसको हम एसेट के रूप में और लायबिलिटी के रूप में रिकॉग्नाइज करेंगे। एसेट के रूप में भी रिकॉग्नाइज करेंगे, लायबिलिटी के रूप में भी रिकॉग्नाइज करेंगे। पहले तो आप मुझे ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर एसेट के रूप में कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, क्योंकि लेसी तो एसेट का ओनर नहीं है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। लॉजिकली अगर मैं किसी एसेट का ओनर नहीं हूं तो मुझे अपनी फाइनेंशियल्स में उसको एसेट के रूप में नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन आपने एक टर्म पढ़ी हुई है और 11-12 से आप पढ़ते चले आ रहे हैं, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। पढ़ा है ना आपने सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म का क्या मतलब होता है? देखो, जब मैंने ये एसेट लिया, पहले तो जहां तक एसेट की रियल ओनरशिप का सवाल है उसमें कोई डाउट नहीं कि ओनर तो लेसर ही है और वो रहेगा, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। यानी कि फॉर्म का मतलब होता है लीगल एंगल से, लीगल पर्सपेक्टिव से, लीगल नजरिए से अगर देखा जाए तो ओनर तो लेसर ही है। सब्सटेंस का मतलब होता है हकीकत, रियलिटी, और हकीकत देखी जाए तो एसेट का ओनर मैं हूं, क्योंकि 10 साल तक मैंने एसेट ये लीज पर ले लिया है। और मैं पहले ही बोल चुका हूं कि जनरली लीसेस के अंदर जितने टाइम पीरियड के लिए मैंने एसेट को लिया है, उस एसेट को मैं ऐसे यूज करूंगा जैसे कि मैं खुद ही उस एसेट का ओनर हूं। तो सब्सटेंस को देखते हुए कहा जा सकता है कि मैं यानी कि लेसी ही एसेट का ओनर है। इसलिए स्टैंडर्ड ये कहता है कि लेसी ने जो एसेट फाइनेंस लीज पर लिया है उसको वो एसेट के रूप में भी रिकॉग्नाइज करेगा और लायबिलिटी के रूप में, क्योंकि उसके अगेंस्ट हमने उसको कुछ पेमेंट देनी है, जैसे कि 12-12 लाख की मैंने बताया था। करेक्ट। टोटल 120 लाख रुपए हमने उसको देने भी है। पहला पॉइंट तो ये है कि हम एसेट और लायबिलिटी के रूप में रिकॉग्नाइज करेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि इसको किस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करेंगे। किस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करेंगे, इसके लिए मुझे प्रेजेंट वैल्यू को कंप्यूट करना पड़ेगा। करेक्ट। मान लेते हैं इमेजिनरीली मैंने कंप्यूट करी, जैसे कि मैंने अभी लिखा था टेबल में, 95 लाख प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट थी, और एसेट की कॉस्ट कितनी थी, 100 लाख थी। इन दोनों में से जो छोटी फिगर होगी उस पर हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि मैंने रिकॉर्ड कर लिया ये एसेट और लायबिलिटी। जब मैं रिकॉर्ड करूंगा तो 95 लाख पर रिकॉर्ड करूंगा। मैं ये मान के चलूंगा 95 लाख वर्थ रुपीस का एसेट आया और जिसके खिलाफ मैंने रियलिटी में 95 लाख रुपीस देने हैं। यानी कि मैंने लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करी कितने की, 95 लाख की। ये पॉइंट आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह आना चाहिए। अब आप ध्यान से सुने, ये वही केस है जो मैंने बताया था। हकीकत में 10 साल में मैं कितनी पेमेंट करूंगा, 125, जबकि मैंने लायबिलिटी के आगे कितना अमाउंट लिखा है, 95। पेमेंट में 120 की कर रहा हूं, जबकि लायबिलिटी में रिकॉग्नाइज कर रहा हूं 95। एब्सोल्यूट टर्म्स में 10 साल में टोटल पेमेंट बाबा मेरे को 120 लाख की करनी है। हाँ जी, 120 लाख की पेमेंट करनी है ना। तो जो मैंने आपको बताया था 12-12 लाख की, लेकिन हमने लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज करा है प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि हमें यह लगता है कि रियल टर्म्स में हम 120 लाख पे नहीं कर रहे। पे तो हम 120 लाख करेंगे, लेकिन उनकी रियल वैल्यू 95 लाख की है, इसलिए हम 95 लाख पर रिकॉर्ड कर रहे हैं लायबिलिटी। इसका मतलब क्या हो गया कि लायबिलिटी तो आपने रिकॉर्ड करी 95 लाख की और पेमेंट आपने करनी है 120 लाख की। जो ये एक्स्ट्रा पेमेंट है 25 लाख की, इसका मतलब ये आप इंटरेस्ट पे करेंगे। तो नंबर 1, लेसी जब अपनी बुक्स में अकाउंटिंग करेगा, एसेट और लायबिलिटी लिखेगा और उसको रिकॉग्नाइज करेगा इस वैल्यू, इन दोनों में से जो छोटी फिगर है। करेक्ट। उसके अलावा जब हम पेमेंट करेंगे, जब हम, अब लायबिलिटी हमने रिकॉग्नाइज करी तो उसकी पेमेंट भी तो करेंगे। जब हम पेमेंट करेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो हमने पेमेंट करी है उस पेमेंट में से हमने लायबिलिटी के लिए, प्रिंसिपल अमाउंट के लिए कितना पे करा। और ये मैं बता ही चुका हूं कि कुछ हम लायबिलिटी के लिए पे कर रहे हैं और कुछ हम इंटरेस्ट के लिए पे कर रहे हैं। यानी कि हर बारी जो मैं 12 लाख रुपए की पेमेंट करूंगा, उस 12 लाख में से कुछ हिस्सा तो मैं लायबिलिटी के लिए पे करूंगा और कुछ हिस्सा मैं इंटरेस्ट के लिए पे करूंगा। तो इसका मतलब जब मैं इंस्टॉलमेंट या जब मैं लीज पेमेंट करूंगा तो उसे मुझे ब्रेक करना पड़ेगा लायबिलिटी पोर्शन में
और इंटरेस्ट के पोर्शन में कितना मैंने प्रिंसिपल अमाउंट लायबिलिटी के लिए पे करा, कितना इंटरेस्ट यानी कि फाइनेंस चार्जेस पे करे, तो ये मेरी उसकी एंट्री भी होगी, भी बाद में मैं ये सब बताऊंगा। अब जो हमने एसेट खरीदा है, मैंने बताया आपने फाइनेंस लीज पर ये एसेट लिया है, अब और इसको आपने एसेट के रूप में रिकॉग्नाइज भी कर लिया है, तो इसका मतलब आप इस पे डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। फिर आपने जितना भी इंटरेस्ट पे करा और जितना भी डेप्रिसिएशन इस साल चार्ज करा, उसको आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट भी करेंगे। तो इस तरीके से लेसी जो है अपनी बुक्स में अकाउंटिंग करता है, ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? ये पॉइंट समझ में आ गया या नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। तो लेसी अपनी बुक्स में अकाउंटिंग कैसे करेगा, जरा इसको समझने के लिए अब आप यहां पर मेरे साथ साथ थोड़ा सा लिखें। जैसा कि मैंने कहा कि जहां तक फाइनेंस लीज का सवाल है, अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स इन द बुक्स ऑफ लेसी का सवाल है, लेसी क्या क्या काम करेगा। 1, लेसी शेल रिकॉग्नाइज फाइनेंस लीज, ये फाइनेंस लीज है, FL, फाइनेंस लीज बोथ एज एन एसेट, वो उसको एसेट के रूप में भी रिकॉग्नाइज करेगा, बोथ एज एन एसेट, एसेट के रूप में भी रिकॉग्नाइज करेगा और लायबिलिटी के रूप में भी रिकॉग्नाइज करेगा, एज एन एसेट एंड लायबिलिटी। ये पॉइंट मैंने आपको बताया। किस वैल्यू पे वो इसको रिकॉग्नाइज करेगा, मैंने बताया शेल रिकॉग्नाइज, वो इनको रिकॉग्नाइज करेगा, शेल रिकॉग्नाइज एट लोअर ऑफ क्या बताया था मैंने? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट जो भी आएगी, एंड कॉस्ट या फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट, कॉस्ट या फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट, कॉस्ट या फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट, इन दोनों में से जो छोटी फिगर आएगी उस पर वो रिकॉग्नाइज करेगा एसेट और लायबिलिटी को। फिर थर्ड पॉइंट पे मैंने क्या बताया था, लेसी जो है लीज पेमेंट करेगा, जाहिर है कि उसने लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करी है तो उसकी वो पेमेंट करेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि मैंने बताया 95 पर हमने लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करी, पेमेंट हमने 120 की करनी है, हर साल हम 12 लाख रुपए पे कर रहे हैं, तो जो 12 लाख रुपए हम पे कर रहे हैं हर साल, उसको हमें तोड़ना पड़ेगा, यानी कि लीज पेमेंट को मुझे तोड़ना पड़ेगा 2 हिस्सों में। जो भी मैं पेमेंट करूंगा, जो लीज पेमेंट में एब्सोल्यूट टर्म्स में करूंगा, जैसे कि इस केस में 12 लाख की मैं पेमेंट हर साल करूंगा, तो मुझे यह देखना पड़ेगा कि जो लीज पेमेंट मैं कर रहा हूं उसमें से कितनी पेमेंट मैं लीज लायबिलिटी के लिए कर रहा हूं। पेमेंट, ये बार बार पेमेंट वर्ड क्यों लिखना पड़े, पेमेंट टूवर्ड्स लायबिलिटी, जिसको हम लीज लायबिलिटी बोलते हैं, LL का मतलब है लीज लायबिलिटी। तो लीज लायबिलिटी के लिए मैं कितनी पेमेंट कर रहा हूं, और टूवर्ड्स इंटरेस्ट के लिए मैं कितनी पेमेंट कर रहा हूं, टूवर्ड्स इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को हम फाइनेंस चार्ज भी बोलते हैं, ये एक तरीके का फाइनेंस चार्ज है। और मैंने कहा था लेसी जो है उसको डेप्रिसिएशन भी प्रोवाइड करना पड़ता है, शेल प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑल्सो, शेल प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑल्सो, उसको डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स जो भी हमने फिर डेप्रिसिएशन इस साल प्रोवाइड करा, और हर साल हमने जो डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करा और जो इंटरेस्ट की पेमेंट हमने करी, उसको हमें P&L अकाउंट में डेबिट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू यू? इस तरीके से लेसी अपनी बुक्स में एंट्री करेगा। समझ में आया फाइनेंस लीज की? अब फाइनेंस लीज की अकाउंटिंग जो है, मैंने कहा हम फाइनेंस लीज को देख रहे हैं, फाइनेंस लीज में भी हमने इन द बुक्स ऑफ लेसी को देखा, अब हम जरा इन द बुक्स ऑफ लेसर को देखें। लेसर, बुक्स ऑफ लेसर, बुक्स ऑफ लेसर। अब लेसर की बुक्स में अकाउंटिंग कैसे करी जाती है ये भी आपको मालूम होना चाहिए, इन दी बुक्स ऑफ लेसर। अब लेसर अपनी बुक्स में किस तरीके से अकाउंटिंग करेगा, जरा यहां भी ध्यान दें, बुक्स ऑफ लेसर में। अब आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को लेसर मान लो,
ओनर ऑफ द एसेट मान लो, आप लेसर हो, आपने अपना एक एसेट लेसी को दे दिया, आपको मालूम है कि आपने 10 साल के लिए ये एसेट दे दिया है, तो और 10 साल के लिए एक तरीके से आपकी ओनरशिप भी जा चुकी है, क्योंकि इन 10 सालों में लेसी एसेट को ऐसे यूज करता है जैसे कि वो खुद एसेट का ओनर है। इसका मतलब आपकी फाइनेंशियल बुक्स है, ये आपकी बैलेंस शीट है, थोड़ी देर के लिए आप लेसर हैं, करेक्ट। आपके यहां से एक एसेट बाहर चला गया 10 साल के लिए, तो 10 साल के लिए आपको इस एसेट को यहां से हटाना पड़ेगा, डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। जो एसेट आपने फाइनेंस लीज पर दे दिया उसको अब आप डी रिकॉग्नाइज करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम इस एसेट के अगेंस्ट आपने कुछ चीज रिसीव करनी है जिसको आप रिसीवेबल्स बोल सकते हैं। तो एक एसेट तो चले जाएगा, उसकी जगह एक नया एसेट आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे रिसीवेबल्स के रूप में, क्योंकि आपने कुछ पैसा रिकॉग्नाइज करना है। यानी कि पहला काम लेसर क्या करेगा, शेल डी रिकॉग्नाइज द एसेट। इनफैक्ट मैं साथ साथ लिखता भी चलूं, शेल डी रिकॉग्नाइज द एसेट, शेल डी रिकॉग्नाइज, वो एसेट को डी रिकॉग्नाइज करेगा, शेल डी रिकॉग्नाइज द एसेट, डी रिकॉग्नाइज द एसेट। एक तो एसेट को डी रिकॉग्नाइज करेगा, एसेट गिवन ऑन फाइनेंस लीज, जो उसने फाइनेंस लीज पर दे दिया है उस एसेट को वो डी रिकॉग्नाइज करेगा, एंड रिप्लेस द सेम, और उसको वो रिप्लेस कर लेगा, यानी कि रिकॉग्नाइज करेगा, एंड रिप्लेस द सेम विद अनदर एसेट। एक एसेट उसने डी रिकॉग्नाइज करा और एक नया एसेट रिकॉग्नाइज करा, रिप्लेस द सेम विद अनदर एसेट। और जैसा कि मैंने बताया, जो अनदर एसेट है उसको आप कह सकते हो रिसीवेबल। तो एक तो ये काम रिसीवेबल्स, तो लेसर अपनी बुक्स में सबसे पहले ये काम करेगा। ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? इज इट क्लियर टू यू? अगर ये पॉइंट आपकी समझ में आ गया है तो फिर हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब दूसरी चीज, अगला पॉइंट ये आता है कि इसको वो किस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करेगा। जैसे कि लेसी अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज करता है, तो लेसर अपनी बुक्स में इन एसेट को किस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करेगा? शेल रिकॉग्नाइज फाइनेंस लीज, shall recognize finance lease at net investments, net investments। अब ये नेट इन्वेस्टमेंट एक नई टर्म आ गई, इसका क्या मतलब है? नेट इन्वेस्टमेंट। और वो इसको रिकॉग्नाइज करेगा नेट इन्वेस्टमेंट पर। किस पर रिकॉग्नाइज करेगा? नेट इन्वेस्टमेंट पर रिकॉग्नाइज करेगा। अब ये नेट इन्वेस्टमेंट का बेसिकली क्या मतलब है, मुझे ये चीज आपको बतानी है। नेट इन्वेस्टमेंट, देखो बेटा, नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है ये समझने से पहले यहां पर आप देखें, हम एक टर्म यूज करेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और बार बार ये टर्म आएगी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, इसको मैं GI से यूज करूंगा। अब ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है ये समझने से पहले यहां देखें, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट GI इज ऑलवेज इक्वल टू, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट किसके बराबर होती है? लीज पेमेंट्स, लीज पेमेंट्स, लीज पेमेंट्स प्लस, वैसे मैंने यहां पर लिख दिया प्लस गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, और प्लस अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। ये गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू और अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू भी क्या चीज है देखें यहां पर। जब लेसर लेसी को एसेट देता है, अब एक लंबे टाइम के लिए मैंने आपको एक एसेट दे दिया, वो भी 100 लाख रुपए का, 100 लाख रुपए का एसेट दे दिया। अब मुझे अपने एसेट की भी तो चिंता होगी ना कि भाई 10 साल के बाद मेरा एसेट मुझे मिलेगा, किस कंडीशन में मिलेगा। वैसे भी मैं जिस आदमी को ये एसेट दे रहा हूं वो उसको ऐसे यूज करेगा जैसे भी खुद उसका ओनर है।
तो जब लीज पीरियड खत्म होगा तो मेरा जो एसेट है, जो कि काफी बड़ी वैल्यू का मैंने उसको दिया है, हालांकि इन 10 साल में मुझे काफी पैसा भी मिल रहा है, इसमें भी कोई डाउट नहीं, फिर भी मुझे अपने एसेट की थोड़ी सेफ्टी की चिंता होती है। तो मैं लेसी को यह कहता हूं कि भाई मुझे कुछ गारंटी दो, मुझे कुछ गारंटी दो कि जब तुम ये एसेट मुझे वापस करोगे कि इसकी रेसिडुअल वैल्यू एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए। उसको बोलते हैं गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। मान लो लेसी ने कहा भी जब ये एसेट मैं तुम्हें वापस करूंगा, मेरी गारंटी है कि इसकी रेसिडुअल वैल्यू कम से कम 10 लाख की होगी। इज इट क्लियर टू यू? गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू का सिंपल वर्ड्स में मतलब है, लेसी ने जो गारंटी करी हुई है लेसर को कि इस एसेट की वैल्यू लीज पीरियड के खत्म होने के बाद एटलीस्ट इतनी होगी, ये मार्केट में आपको 10 लाख रिटर्न देगा, 10 लाख का रिटर्न दे सकता है। अच्छा जी, अब मान लेते हैं 10 साल के बाद जब लीज पीरियड खत्म हुआ तो पता लगा कि रेसिडुअल वैल्यू जो है, रेसिडुअल वैल्यू 15 लाख की, तो लेसर तो खुश हो जाएगा क्योंकि लेसी ने गारंटी दी हुई थी 10 लाख की, इजंट इट और नॉट? और जबकि रेसिडुअल वैल्यू हकीकत में 15 लाख की है, तो लेसर को 5 लाख का फायदा हो गया। यानी कि ये 5 लाख को हम कहेंगे अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, ये अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू थी। इज इट क्लियर टू यू? गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू और अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू का क्या मतलब है, ये बात समझ में आ जानी चाहिए। अब ये बात आपकी समझ में आ गई तो ये बात आपकी समझ में आ गई तो ये सेंटेंस भी आपको समझ में आने चाहिए। वैसे मैंने यहां लिख दिया लीज पेमेंट प्लस गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये जो दो टर्म है, लीज पेमेंट प्लस गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, इनको मिलाकर के ही हम मिनिमम लीज पेमेंट बोलते हैं। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होती है बेसिकली वो मिनिमम लीज पेमेंट के अंदर गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू ऑटोमेटिकली शामिल हो जाती है, प्लस अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू होती है, अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू होती है। जैसे कि इस क्वेश्चन में जो अभी मैंने क्वेश्चन करा, अगर मैं आपसे पूछूं कि मिनिमम लीज पेमेंट हमें कितनी मिल रही थी, एब्सोल्यूट टर्म्स में 12 लाख हर साल मिल रहे थे और 10 साल में मुझे 120 लाख रुपए मिलेंगे। इज इट क्लियर टू यू? और अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू मैंने इमेजिनरीली मान लिया, चलो अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू कुछ भी मान लो, चलो 5 लाख की मैंने ऐसे इमेजिनरीली मान ली। तो इसका मतलब यह हो गया कि टोटल मेरी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, 120 प्लस 5 यानी कि 125। टोटल ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मेरी कितनी हो गई, 125 की हो गई। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मेरी कितनी हो गई, मैंने कहा 125 की हो गई। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब अब आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि लेसर के हाथ में एब्सोल्यूट टर्म्स में कितना पैसा आ रहा है। एब्सोल्यूट टर्म में इन 10 साल में लेसर के हाथ में 125 आ रहा है। अब मुझे पता करना है नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? वैसे हम बाद में देखेंगे कि नेट इन्वेस्टमेंट का वैसे मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब हो गया भाई? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया? अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट कर लूं मिनिमम लीज पेमेंट की, और अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट कर लूं अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू की, तो मेरे पास इसका मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ गई। भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जैसे कि हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट इमेजिनरी फिगर ली थी 95 की, इनकी प्रेजेंट वैल्यू 95 है। ऐसी अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं कि 3 लाख है, सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे ही मान लो। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, 98 हो गई। कितनी हो जाएगी, 98। अब ये जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होती है इसी को नेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को ही नेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। यानी कि नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होती है। ये बात आपकी समझ में आ रही है या नहीं आ रही? दिस इज योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? ये बात आपकी समझ में आ गई तो बहुत ही अच्छी बात है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट। अब यहां जब बात चली पड़ी है तो एक और चीज मैं आपको बता दूं, हम एक टर्म यूज करेंगे अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। अनअर्न्ड
फाइनेंस इनकम। ये अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम क्या होती है, बाद में जब हम मेजर क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हमें कई बार क्वेश्चन कहेगा कि अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कंप्यूट करके दिखाओ। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम का मतलब क्या होता है, जो आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है उसमें से आप नेट इन्वेस्टमेंट माइनस कर देंगे तो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम आपके पास आ जाएगी। अनअर्न्ड का मतलब है जिसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी लेकिन फिर भी आपने ये इनकम हासिल कर ली। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हमने जैसे कि इमेजिनरीली यहां लिखा था, इमेजिनरी फिगर्स के सारी कंप्यूट करी थी 125 की थी, और नेट इन्वेस्टमेंट अभी अभी हमने देखा कि 98 की थी। तो इस केस में 27 का मुझे फायदा हो गया, मुझे मतलब लेसर को, तो ये लेसर के लिए अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम मानी जाती है। खैर मैं तुम्हें पॉइंट ये बता रहा था कि जो लेसर है एसेट को रिकॉग्नाइज करेगा, मैंने कहा नेट इन्वेस्टमेंट पे। ये चीजें तुम्हें पर्टिकुलरली मालूम होनी चाहिए। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अब यहां तक तुम्हें पता करने के बाद मुझे जो अगला पॉइंट तुम्हें बताना है वो क्या, जैसे कि लेसी पेमेंट करेगा, तो मैंने बताया था लेसी जो पेमेंट करेगा लीज पेमेंट को, उसको तोड़ना पड़ता है कि कितना वो लीज लायबिलिटी के लिए पे कर रहा है और कितना वो इंटरेस्ट के लिए पे कर रहा है। ऐसे ही जब लेसर लीज रेंटल रिसीव करेगा, लीज रेंटल रिसीव करेगा, तो लीज रेंटल जो भी उसने रिसीव करा है लेसी से, भाई लेसी उसको हर साल 12-12 लाख रुपए दे रहा है, तो लेसर उसको रिसीव करेगा। अब जो अमाउंट मिल रहा है लेसर को, तो लेसर क्या करेगा, देखने की कोशिश करेगा कि जो अमाउंट मिल रहा है टूवर्ड्स रिसीवेबल्स, क्योंकि हमने रिसीवेबल नाम का एक एसेट रिकॉग्नाइज करा है, तो रिसीवेबल्स के लिए कितना अमाउंट मिल रहा है, और इनकम के रूप में टूवर्ड्स इनकम या इंटरेस्ट के रूप में कितना अमाउंट मिल रहा है, टूवर्ड्स इनकम या इंटरेस्ट कह लो। जो इंटरेस्ट है वो लेसर के लिए फाइनेंस इनकम है। तो जो लीज रेंटल मुझे मिलेंगे, मुझे देखना पड़ेगा कि कितना मुझे एसेट के लिए मिल रहा है और कितना मुझे इंटरेस्ट के लिए मिल रहा है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? बाद में हम देखेंगे कि जो इंटरेस्ट की इनकम है उसको हमें अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ता है। यहां तक देखने के बाद, यहां तक देखने के बाद, हाँ जी क्या चाहते हैं आप लोग? अभी तो बेटा स्टार्ट ही करा, अभी क्या, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। 5 मिनट का रेस्ट, इसमें रेस्ट वाली क्या बात है? चलो 5 मिनट्स का मैं तुम्हें रेस्ट दे देता हूं, फिर 5 मिनट्स के बाद अभी आगे इसको जारी रखते हैं, ठीक है? 5 मिनट्स का रेस्ट, तब तक आप ऐड देखें, और ये ऑनलाइन वालों के लिए आप लोग अपना घूम फिर के आ जाओ।
तो वेलकम अगेन आफ्टर द ब्रेक ऑफ कोर्स। तो बेटे ब्रेक के बाद स्टार्ट करेंगे। अब हमने फाइनेंस लीज के बारे में देखा कि लेसर कैसे अपने बुक्स में अकाउंटिंग करेगा, लेसी अपने बुक्स में कैसे अकाउंटिंग करेगा। बाद में हम प्रैक्टिकल में जब लेंगे तो और ज़्यादा डिटेल में इसको समझेंगे। अब थोड़ा सा हल्का सा जहाँ बात चली पड़ी है तो मैं अब आपको ये भी बता दूं। अब ये जो हमारा टॉपिक था फाइनेंस लीज से रिलेटेड था। अब फोर्थ है अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स अंडर ऑपरेटिंग लीजेस। तो अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स अब हम देखेंगे अंडर ऑपरेटिंग लीजेस, अंडर ऑपरेटिंग लीजेस, करेक्ट। तो ऑपरेटिंग लीजेस के अंदर किस तरीके से अकाउंटिंग करी जाती है अंडर ऑपरेटिंग लीजेस। तुम्हें अच्छा लगेगा ये सुन करके कि ऑपरेटिंग लीजेस के अंदर उतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। क्यों नहीं आती है वो मैं अभी आपको बताता हूं। ऑपरेटिंग लीजेस के अंदर लेसी और लेसर अपनी बुक्स में किस तरीके से एंट्री करेंगे, यहां देखें। लेसर अपनी बुक्स में कैसे अकाउंटिंग करेगा और लेसी अपनी बुक्स में कैसे अकाउंटिंग करेगा। अब लेसी ने ऑपरेटिंग लीज पर एसेट लिया है। मैंने बताया था ऑपरेटिंग लीज बेसिकली तब होती है जब रिस्क एंड रिवार्ड्स ट्रांसफर नहीं होते हैं, और जनरली जो लीज पीरियड होता है, जैसे टोटल इकोनॉमिक लाइफ मान लो 5 साल की और मैंने 2 साल के लिए एसेट लिया, जनरली इसमें जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत छोटा होता है। इज इट क्लियर टू यू। तो और ऑपरेटिंग लीज के अंदर जैसे कि फाइनेंस लीज के अंदर तो हम ये मान करके चलते हैं कि जब लेसर ने एसेट लेसी को दिया तो लेसी ही उसको ऐसे यूज करेगा जैसे कि वो ओनर होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फाइनेंस लीज में हम लंबे टाइम के लिए एसेट देते हैं, इसमें छोटे पीरियड के लिए देते हैं। तो ये नहीं माना जाता कि लेसर के हाथ से ओनरशिप चली गई है या लेसी जो है उसको ओनर के रूप में यूज करेगा। ऑपरेटिंग लीज में ये नहीं होता। तो ऑपरेटिंग लीज में सिंपली जो पेमेंट्स होंगी, जो लीज पेमेंट होंगी, जैसे हम नॉर्मली रेंट पे करते हैं एक तरीके से हम उसको उसी तरीके से क्या बोलते हैं रिकॉर्ड करेंगे। यानी कि लीज रेंटल अकाउंट डेबिट या लीज पेमेंट अकाउंट डेबिट, जो भी हमने लीज पेमेंट करी है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे। सॉरी, मैंने 1 सेकंड का टाइम दें। पेमेंट तो मैंने लिख ही दिया है। तो जो भी लीज पेमेंट हम करेंगे उसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यानी कि उसको हम नॉर्मल रेंट मान करके चल रहे हैं। ये एंट्री मैं अपनी बुक्स में करूंगा और जो पेमेंट मैं कर रहा हूं वो लेसर रिसीव करेगा, नो डाउट अबाउट दैट। और लेसी उसको किस तरीके से लिखेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी लेसर उसको किस तरीके से लिखेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी उसने रिसीव करा है, और ये उसके लिए एक तरीके की इनकम है और वो उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट। और एक चीज और छोटा सा, जहां इतना मैंने बता दिया है तो एक छोटी सी चीज और बता दूं, बट लेसी को और कुछ नहीं करना अपनी बुक्स में। तुमने देखा मैंने पहले ही कहा कि ऑपरेटिंग लीज में काम बहुत ही आसान है, बिकॉज इसमें ओनरशिप लेसर के पास ही रहती है तो लेसर ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा। लेसर विल चार्ज द डेप्रिसिएशन। विल ऑल्सो चार्ज डेप्रिसिएशन, यानी कि इसमें लेसर डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, लेसी चार्ज नहीं कर सकता क्योंकि इवन इन सब्सटेंस भी वो ओनर नहीं माना जाता है। इज इट क्लियर टू यू। ये पॉइंट आपकी समझ में आया या नहीं आया। सर बिल्कुल समझ में आ गया। तो ये मैंने तुम्हें लीसेस के बारे में आज के दिन पहले इसका पूरा ओवरव्यू बता दिया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस की तरफ आते हैं तो देखें कि आपकी समझ में भी कितना आया है। तो अब आप अपने नोट्स वगैरह निकाल लें। जिनके पास नोट्स वगैरह नहीं है, ये मैं ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स से कर रहा हूं, तो वो लोग फटाफट डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, सारी चीजें उस पर लिखी हुई है। स्टडी मटेरियल आप जितने जल्दी लेंगे उतना आपको फायदा होगा, ये मैं बार बार बता रहा हूं। और ये भी मैं क्लियर करता चलूं, डिस्क्रिप्शन में हमने लिखा हुआ है कि कोर्स इस डेट तक फिनिश हो जाएगा। तो ये एक्सक्लूसिव कोर्स है, तो एग्जामिनेशन से करीब 1 महीना पहले, 1 या 1.5 महीना पहले हम इसको फिनिश अप कर देंगे, करेक्ट। और उसके बाद भी रिविजनरी सेशन चलते रहेंगे, तो आप इस बात की चिंता ना करें। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कमेंट वेदर द फॉलोइंग इज ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज। एक सिंपल सा हार्डली 1 मार्क का क्वेश्चन है।
एक कंप्यूटर हैज ए लाइफ ऑफ 4 years, एक कंप्यूटर है उसकी लाइफ 4 year के लिए और हमने 4 साल के लिए उसको लीज पर दिया है, तो पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई हो गई। यहां तो जो लीज पीरियड है डेट इज, मैंने कहा कंडीशन तो ये है कि जो लीज पीरियड है वो इकोनॉमिक लाइफ से 50% से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहां तो वो 100% है। 4 साल एसेट की लाइफ है और 4 साल के लिए मैंने लीज पर दिया हुआ है। हालांकि उसने आगे कंफ्यूज करने के लिए लिखा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिपेयर, मेंटेनेंस, इंश्योर एंड अपग्रेड द लीज्ड एसेट हैज बीन एज्यूम्ड बाय द लेसर। वैसे फाइनेंस लीज के अंदर जब हम एक बार एसेट दे देते हैं तो मैंने पहले भी बताया सारे रिस्क एंड रिवार्ड्स हम ट्रांसफर कर देते हैं, यानी कि इसमें कोई रिपेयर की, मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी तो वो लेसर को ही करने पड़ते हैं, लेसी को नहीं करने पड़ते। तो ये फाइनेंस लीज है। क्यों है ये फाइनेंस लीज? मैंने कहा एक तो रीजन ये है, रीजन नंबर 1 ये है कि लीज पीरियड जो है इज इक्वल टू इकोनॉमिक लाइफ। लीज पीरियड इकोनॉमिक लाइफ 4 years के बराबर है। दूसरा मैंने कहा इस केस में रिस्क एंड रिवार्ड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड। ये मुझे कैसे पता लगा? रिस्क एंड रिवार्ड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड क्योंकि लिखा हुआ है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिपेयर, मेंटेन वगैरह जो भी करना होगा वो लेसर को करना होगा। हालांकि कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो वो फाइनेंस लीज मानी जाएगी। फिर केस स्टडी 2 में वो कहते हैं विंसम लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग कार्स टू द कॉर्पोरेट ऑन ईयरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। विंसम लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है और वो कॉर्पोरेट्स को कार देती है ईयरली बेसिस पर। द लाइफ ऑफ ए कार इज एस्टिमेटेड एट 10 years, करेक्ट। लीज रेंटल फॉर ए लीज ऑफ 1 year इज 1,50,000 और 1 साल का लीज रेंटल 1,50,000 है। आफ्टर 1 year द लीज एग्रीमेंट में बी रेन्यूड। इनडायरेक्टली इस लाइन से हमें क्या पता लग गया कि जो लीज पीरियड है वो 1 year का है, क्योंकि 1 year के बाद रेन्यू करना पड़ता है, जबकि एक कार की लाइफ जो है 10 years की है। इसका मतलब यहां पर लीज पीरियड जो है, लीज पीरियड इज लेस देन लीज पीरियड 1 year का है। लीज पीरियड जो है वो 1 year का, लीज पीरियड इज 1 year। वाइल 50% ऑफ इकोनॉमिक लाइफ कितनी है? वाइल 50% ऑफ इकोनॉमिक लाइफ तो 10 साल की है, उसका 50% अगर हम कंप्यूट करें तो वो 5 years की होती है। तो इसका मतलब लीज पीरियड इकोनॉमिक लाइफ से कम है। तो लीज पीरियड इज लेस देन 50% ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, तो इसलिए ये ऑपरेटिंग लीज का केस माना जाएगा। केस स्टडी 3 में कहता है जागेश्वर पिलग्रिमेज लिमिटेड लीज्ड आउट एन एसेट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। हमने एक एसेट जो है इन टर्म्स एंड कंडीशन पर लीज पर दिया। कॉस्ट ऑफ द एसेट 20 lakhs है, 5 years के लिए हमने दिया है और एनुअल लीज रेंटल 5,96,650 के हैं और लाइफ ऑफ द एसेट 5 year की है। लीज पीरियड भी 5 years का है और लाइफ ऑफ द एसेट भी 5 की है। तो इसका मतलब यहीं से पता लग गया कि ये फाइनेंस लीज है। वैसे मैंने आगे भी पढ़ लिया, द इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 20 lakhs। अब की बार उसने हमें यह भी दे दिया कि जो प्रेजेंट वैल्यू है, क्वेश्चन में ही दे दिया, कहता है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू है 20 लाख, जो कि एसेट की कॉस्ट के बराबर है। ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। लीज पीरियड भी हमने देखा कि इकोनॉमिक पीरियड के बराबर है। 50% से ज्यादा तो छोड़ो, वो तो पूरी इकोनॉमिक लाइफ के बराबर है। 2 रीजन तो यही हो गए। इज इट क्लियर टू यू? फिर आगे कह रहे हैं एनुअल रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस प्रोवाइडेड बाय द लेसर, और लेसर एनुअल मेंटेनेंस पे कर रहा है। फिर कह रहे हैं वन ऑपरेटर टू बी प्रोवाइडेड बाय लेसर ऑन ए रेगुलर बेसिस थ्रू आउट द लीज पीरियड। हालांकि कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें यह लिखा है कि एनुअल रिपेयर और मेंटेनेंस लेस ही नहीं करेगा, लेसर करेगा। और हालांकि फाइनेंस लीज के अंदर मैंने कहा एनुअल जितनी भी एनुअल पेमेंट्स होंगी, जितने भी एनुअल मेंटेनेंस, रिपेयर्स वगैरह के खर्चे होते हैं वो लेसी को ही निपटने पड़ते हैं, क्योंकि सारे रिस्क एंड रिवार्ड्स ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन इसको देख के तुमने घबराना नहीं है, वो इसलिए नहीं क्योंकि मैंने कहा कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो फिर वो फाइनेंस लीज होती है।
तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इस केस में कि लीज पीरियड इज इक्वल टू इकोनॉमिक लाइफ, ऑलमोस्ट इक्वल टू लाइफ, क्योंकि जो लाइफ है 5 ईयर्स की है और लीज पीरियड भी 5 ईयर्स का है। एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ द एसेट। तो इसका मतलब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो ये जो केस माना जाएगा फाइनेंस लीज का माना जाएगा। केस स्टडी 4 में क्या कहता है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ए लीज। कॉस्ट ऑफ द एसेट कहता है 25 लाख का है, मंथली रेंटल 7,000 हैं, फिर कहता है टर्म इक्वल टू एस्टिमेटेड लाइफ, जो एस्टिमेटेड लाइफ है कहता है वो 40 मंथ्स की है। अब उसने कहा मंथली पेमेंट फॉर अदर सर्विसेज 2000 है। कई बार क्या होता है कि लेसर जब एसेट लेसी को देता है, कई बार लेसर जब लेसी को एसेट देता है तो लेसी से वो ये कहता है कि भाई एनुअल पेमेंट तो आप हमें देंगे, जैसे कि इस केस में 7,000 रुपए की एनुअल पेमेंट तो देंगे, प्लस हमें कुछ अदर चार्जेस के लिए देंगे। जैसे कि इस केस में 2,000 हम कुछ अदर सर्विसेज के लिए दे रहे हैं, हो सकता है कि लेसर उसको कुछ और सर्विसेज भी दे रहा हो, लेकिन जो ये अदर चार्जेस है इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। लेसी जो अदर पेमेंट करता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो डेबिट करता चला जाएगा। मेन चीज हमारा इससे ही मतलब होता है कि एसेट के लिए उसने कितनी पेमेंट करी है, एनुअल पेमेंट वो कितनी कर रहे हैं। तो यहां जो टोटल पेमेंट 9,000 लिखा है वो तुम्हें घबराना नहीं है, 7,000 प्लस 2,000 मिलाकर के 9,000 ही होते हैं। कहते हैं रेसिडुअल वैल्यू लॉसेस टू बी बॉर्न बाय लेसी, ये नेचुरल होता है। जैसे मैंने तुम्हें शुरू में भी कहा था कि जब लेसर लेसी को एसेट देता है तो उससे गारंटी ले लेता है कि भाई लीज पीरियड के खत्म होने के बाद आप मुझे जब ये एसेट वापस करेंगे तो मुझे एश्योर करो कि इसकी वैल्यू एटलीस्ट इतनी होगी। लेकिन अगर मान लो उतने से वैल्यू कम होगी तो फिर लेसी अपनी जेब से पैसे पे करेगा। अब उसने एक चीज यहां पर लिखी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मंथली रेंट ओवर 40 ईयर्स पीरियड ऑफ 24,90,000। अब इस क्वेश्चन में तुमने देखा कि जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट है तुम्हें कैलकुलेट करके दी हुई है। कह रहा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट 24,90,000 की है, जबकि एसेट की वैल्यू जो है इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ द एसेट जो है वो 25 लाख की है। तो इसका मतलब जो प्रेजेंट वैल्यू है वो ऑलमोस्ट कवर कर रही है एसेट की कॉस्ट को, तो इसलिए भी ये फाइनेंस लीज है। इज इट क्लियर टू यू? और दूसरा मैंने कहा शुरू में ही इसमें एक चीज, अच्छा इस क्वेश्चन में लाइफ के बारे में नहीं दिया था, तो इससे हमें ये पता लगता है सिंस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट कवर्स substantially whole of the cost of the asset, it is a case of finance lease। तुम्हें सिर्फ ये बताना है फाइनेंस लीज है ऑपरेटिंग लीज है। अभी तक के जो क्वेश्चन थे ये मुश्किल से 1 मार्क के क्वेश्चन है। अब इसके बाद ये हैं प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। इज इट क्लियर टू यू? ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे केस स्टडीज 5 है, केस स्टडी 6 है और 23 तक केस स्टडीज है। इज इट क्लियर? इन केस स्टडीज के बारे में चर्चा फिर हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तो ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 में मोस्ट प्रोबेबली हम इसको फिर फिनिश अप कर लेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में इसी टाइम पर 11 बजे के करीब। ठीक है? ओके देन एंड हैव ए गुड डे।